मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको 2020 की एक एक्शन एडवेंचर और फैंटेसी फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है मॉन्स्टर हंटर। ऐसा कहा जाता है कि हमारी दुनिया से परे कुछ नई दुनिया भी है जिन्हें हम अपनी इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते। इस खास नई दुनिया में इंसान बड़े और खूंखार राक्षसों के साथ रहते हैं। रेगिस्तान के बीचों बीच एक रहस्यमयी टावर भी है जो हमेशा काले बादलों और बिजलियों से घिरा रहता है। और वहीं एडमिरल के नेतृत्व में एक रेत का जहाज अभी जा रहा है, लेकिन उनका सफर अचानक रुक जाता है जब उन पर डियाब्लोस नाम का एक राक्षस हमला कर देता है जो रेत के टीलों में रहता है। वह अपने विशाल शरीर से धक्का देकर जहाज को पलटने की कोशिश करता है, इसलिए एडमिरल तुरंत स्टीयरिंग व्हील की तरफ भागता है और जहाज को राक्षस के रास्ते से बाहर निकालने की कोशिश करता है। वे बचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अफसोस हैंडलर को जहाज से गिरने से बचाने के चक्कर में हंटर खुद नीचे गिर जाता है और रेगिस्तान में पीछे छूट जाता है। पृथ्वी पर कैप्टन नताली आर्टेमिस और उनकी सिक्योरिटी टीम जिसमें लिंकन, मार्शल, डैश, स्टीलर और एक्स शामिल हैं, रेगिस्तान में सैनिकों की एक लापता टीम की तलाश कर रहे हैं। उनके पास सुराग के नाम पर केवल उनके SOS मैसेज की एक रिकॉर्डिंग और सड़क पर टायरों के निशान हैं जो अचानक ऐसे रुक जाते हैं जैसे उन्हें छोड़ने वाली गाड़ी हवा में गायब हो गई हो। सड़क के पास कुछ रहस्यमयी पत्थरों के निशान भी हैं जिन पर ऐसे सिंबल बने हैं जिन्हें वे पढ़ नहीं सकते। अचानक उनके सामने एक काला तूफान आ जाता है जो बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। टीम बचने के लिए अपनी गाड़ियों में बैठ जाती है क्योंकि तूफान उन सभी रहस्यमयी निशानों पर बिजली गिराता है जिससे उन पर लिखी हुई चीजें चमकने लगती हैं। टीम चाहे कितनी भी तेज गाड़ी चला ले, तूफान उनसे तेज है और जल्द ही उनकी कारों तक पहुंच जाता है। उन्हें एक पोर्टल के अंदर निगल लेता है और गाड़ियां एक खाई के किनारे से नीचे गिर जाती हैं। हवा कारों को धक्का देती है, वे बार बार पलटती और लुढ़कती हैं जिससे अंदर बैठे लोग अपनी सीटों से उछल जाते हैं। जब वे आखिरकार नीचे गिरते हैं और सैनिक बाहर आते हैं तो वे देखते हैं कि तूफान पीछे हट गया है और एक पहाड़ी इलाके के ऊपर तैर रहा है जहाँ कई ऐसे ढांचे हैं जो उनके नक्शे में नहीं है। जिस रेगिस्तान में वे खुद को पाते हैं वो भी रेत के टीलों से भरा है जो असंभव होना चाहिए क्योंकि सबसे करीब के टीले 20 किलोमीटर दूर होने चाहिए। उनके सभी इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो चुके हैं और यहाँ तक कि उनका कंपास भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए वे सूरज की मदद से रास्ता खोजकर बेस पर लौटने की कोशिश करने का फैसला करते हैं। लेकिन एक्स उन्हें रुकने के लिए कहता है। जब उसे कुछ मिलता है, ये वही कारें हैं जिनका इस्तेमाल लापता टीम ने किया था। उनके बगल में लाशें पड़ी हैं जो इस हद तक जल चुकी हैं कि किसी फ्लेम थ्रोवर से ऐसा नहीं किया जा सकता। आसपास और भी चीजें हैं, कांच के टुकड़े जो बताते हैं कि किसी बेहद गर्म चीज ने रेत को पिघला दिया है, और खाली गोलियां जिसका मतलब है कि मरे हुए सैनिकों ने किसी चीज से अपना बचाव किया था। फिर भी वो जो कुछ भी था उसने रेत पर कोई निशान नहीं छोड़ा है। जिसने भी ये किया है उसे लेकर चिंतित होते हुए टीम वापस अपनी कारों में बैठती है और वहाँ से निकल जाती है, इस बात से अनजान कि हंटर उन्हें अपनी दूरबीन से देख रहा है। लेकिन वे फिर से रुक जाते हैं जब उन्हें एक और हैरान करने वाली चीज मिलती है, एक विशाल जानवर का कंकाल जो एक डायनासोर से भी बड़ा है। उनके रुकने का फायदा उठाते हुए हंटर उन पर एक तीर चलाता है और जवाब में सैनिक फायरिंग शुरू कर देते हैं जब तक कि आर्टेमिस तीर को पकड़कर उन्हें रुकने के लिए नहीं कहती। उस पर केवल चौक लगा है जो एक चेतावनी का संकेत है। उसी पल डियाब्लोस रेत से बाहर निकलता है और टीम का पीछा करने लगता है जबकि वे अपनी कारों में भागने की कोशिश करते हैं। वे उस पर चाहे जो भी फायर करें उस पर किसी भी चीज का असर नहीं होता और आखिरकार वो इतना करीब आ जाता है कि एक कार को टक्कर मार देता है और उसे कई बार पलट देता है जिससे एक्स मारा जाता है। स्टीलर भाग निकलने में कामयाब हो जाता है और दूसरों के साथ जीप पर कूद जाता है, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जा पाते कि डियाब्लोस इस कार को भी पलट देता है और स्टीलर को अपने दांत से छेद देता है। मरने से ठीक पहले वो राक्षस पर कुछ ग्रेनेड फेंकता है जिससे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन उसकी टीम को चट्टानों के बीच छिपने का मौका मिल जाता है। जैसे ही हंटर डियाब्लोस को धीमा करने के लिए उस पर एक स्मोक तीर चलाता है, टीम एक गुफा में घुस जाती है जिसका रास्ता इतना छोटा है कि राक्षस उनके पीछे नहीं आ सकता, इसलिए वो अभी के लिए हार मान लेता है और चला जाता है। डैश उनकी स्थिति को लेकर घबराने लगती है, लेकिन आर्टेमिस एक लीडर के रूप में आदेश देती है और उनसे कहती है कि वे अच्छे सैनिक बनेंगे और उसी तरह जिंदा बचेंगे। लेकिन उसकी बातें तब रुक जाती हैं जब अचानक नर्स्किला नाम का एक मकड़ी जैसा राक्षस उसे पकड़ लेता है जो उसे डंक मारता है और उसे लकवा मारने वाला जहर दे देता है। और जब सैनिक उस पर गोलियां चलाने लगते हैं तो वह उसे गिराकर भाग जाता है। मार्शल और लिंकन आर्टेमिस को CPR देने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता और डैश उनसे चलने की भीख मांगती है क्योंकि अब रात हो चुकी है और भी ज्यादा नर्स्किला बाहर आ रहे हैं। आर्टेमिस को मरा हुआ मानकर लिंकन, मार्शल और डैश गुफा से बाहर निकल जाते हैं और हंटर की मदद से राक्षस पर गोलियां चलाते रहते हैं जो एक चट्टान के ऊपर से विस्फोटक तीर चला रहा है। और जब एक नर्स्किला उसके पीछे आता है तो उसे भागना पड़ता है। डैश ठोकर खाकर गिर जाती है जिससे उसके ग्रुप के भागने में देरी हो जाती है। इससे एक राक्षस को ऊपर से हमला करने और मार्शल को पकड़ने का मौका मिल जाता है। जब हंटर अपनी गुप्त गुफा में छिप जाता है तब आर्टेमिस को होश आता है और उसे बहुत चक्कर आ रहे होते हैं। वो बाहर से अपने साथियों की चीखें सुन सकती है, लेकिन वो जल्द ही फिर से बेहोश हो जाती है जब एक नर्स्किला उसे ढूंढ लेता है। अगली बार जब उसे होश आता है तो आर्टेमिस नर्स्किला के घोंसले में एक जाले के अंदर होती है जो खुशकिस्मती से इतना पतला होता है कि वो उसे अपने नंगे हाथों से फाड़ सकती है। आजाद होने के बाद वो देखती है कि वो हड्डियों और कई जालों से घिरी हुई है जिनमें डैश और मार्शल की लाशें हैं। चक्कर और दर्द से लड़ते हुए आर्टेमिस अपने साथी का गिरा हुआ पाउच उठाती है और उसमें से 2 फ्लेयर, एक ऑक्सीजन कैन और कुछ गोलियां निकालती है। एक फ्लेयर का इस्तेमाल रोशनी और बचाव दोनों के लिए करते हुए वो मकड़ी के जाले से बने किसी तरह के रास्ते से नीचे जाती है और अचानक लिंकन को देखकर चौंक जाती है जो अपना हाथ महसूस नहीं कर पा रहा है और उसके सीने में दर्द हो रहा है, इस बात से अनजान कि राक्षस उनका पीछा कर रहे हैं। आर्टेमिस लिंकन को बाहर निकलने के रास्ते की तरफ चलने में मदद करती है, तभी उसका फ्लेयर बुझ जाता है। जब तक वो दूसरा फ्लेयर जलाती है एक नर्स्किला उनके सामने आ जाता है जिसे आर्टेमिस अपने नए फ्लेयर से दूर रखती है। लेकिन चीजें तब बिगड़ जाती हैं जब लिंकन को अपने शरीर में और ज्यादा दर्द महसूस होता है और वो अपनी शर्ट फाड़ता है तो पता चलता है कि उसके घाव पर अंडे फूट रहे हैं। नर्स्किला उसे पकड़ लेता है और दूर ले जाता है और जब वो आर्टेमिस के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश करता है तो वो फ्लेयर को ऑक्सीजन कैन के साथ
मिलाकर उसमें आग लगा देती है, जिससे पूरा घोंसला जलने लगता है। आर्टेमिस बाहर निकलने के रास्ते की तरफ चढ़ना शुरू करती है और वह लगभग पहुंच ही जाती है जब एक नर्सकिला उसका पैर पकड़ लेता है और उसे वापस खींच लेता है। इसलिए वो खुद को बचाने के लिए जो गोलियां उसने निकाली थी उन्हें आग में फेंक देती है, जिससे वे फट जाती हैं। जब वो आखिरकार गुफा से बाहर आती है तो सुबह हो चुकी होती है और सूरज की रोशनी नर्सकिला को उसके पीछे आने से रोक देती है। अपने शरीर पर कुछ रेंगने के एहसास से घबराने के बाद वो जमीन पर मिली एक गोली को काटकर खोलती है और उसके बारूद को अपने टखने के घाव पर डाल देती है। फिर वो चिंगारी पैदा करने और बारूद को जलाने के लिए दो पत्थरों को आपस में टकराती है, जिससे उसका घाव अच्छे से जलकर बंद हो जाता है। इसके बाद वो इलाके को बेहतर ढंग से समझने के लिए पहाड़ी पर जाती है, लेकिन उसे चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान और दूर क्षितिज पर वो तूफान दिखाई देता है जो उसे यहाँ लाया था। वो उसके घर लौटने की चाबी हो सकती है, लेकिन उससे पहले उसे कुछ चेक करना है। वो एक पत्थर उठाती है और उसे रेत में फेंक देती है, जिससे डियाब्लोस एक भयंकर दहाड़ के साथ बाहर आता है और जब वो उसे नहीं देखता तो जल्दी से चला जाता है। आर्टेमिस पथरीले इलाके की अपनी खोज जारी रखती है, जबकि हंटर दूर से उसका पीछा करता है और उसे एक टूटा हुआ जहाज मिलता है, जिसे देखकर एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद उसे पानी मिल जाएगा, लेकिन पीपों में सिर्फ रेत होती है। जब वो जहाज के मलबे में जाती है तो हंटर पीछे से उस पर कूद पड़ता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो तुरंत पलटवार करती है और उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। दोनों ही बहुत ही कुशल लड़ाके हैं जो एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं, लेकिन जहाँ आर्टेमिस हंटर के ही चाकू से उसके कंधे पर वार करने में कामयाब हो जाती है, वहीं वो फिर भी उस पर भारी पड़ता है और लड़ाई जीत जाता है। उसके हाथ बांधने के बाद वो आर्टेमिस को अपनी गुफा में ले जाता है और रात होने और मकड़ियों के फिर से बाहर आने से पहले उसे तेज चलाने की कोशिश करता है। आर्टेमिस जमीन पर गिर जाती है और उसके बिना देखे कांच का एक टुकड़ा उठा लेती है, इससे पहले कि वो उसे फिर से उठाकर ले जाए। गुफा में हंटर अपने बनाए हुए एक खास बर्तन से थोड़ा पानी पीता है और चट्टानों से काई खाता है, लेकिन वह आर्टेमिस को कुछ नहीं देता और जब वो बात करने की कोशिश करती है तो वो उसे चुप रहने का इशारा करता है, क्योंकि नर्सकिला बाहर है और अंदर आने के लिए रास्ता खोदने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हंटर अपने सीने के घाव के लिए एक खास लेप बनाता है और अपने साथ रखी दो छोटी मूर्तियों से प्रार्थना करता है, इस बात से अनजान कि आर्टेमिस सिर्फ सोने का नाटक कर रही है और असल में कांच के टुकड़े से अपनी कलाइयों पर बंधी रस्सियों को काटने की कोशिश कर रही है। अगली सुबह हंटर तूफान और राक्षसों को देखने बाहर जाता है और जब वो लौटता है तो उसे आर्टेमिस उस जगह पर नहीं मिलती जहाँ उसने उसे छोड़ा था और वो उसके जाल में फंस जाता है। उसे मारने और बांधने के बाद वो उसका पानी पीने की कोशिश करती है, लेकिन वो बर्तन को लात मार देता है ताकि उसे पानी न मिल सके। वे एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि वे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, इसलिए जवाब में आर्टेमिस उसकी छोटी सी वेदी को तोड़ देती है, जिससे वो आग बबूला हो जाता है। हंटर उस पर कूद पड़ता है और वे फिर से लड़ने लगते हैं और इधर उधर भागने और लुढ़कने के चक्कर में वे गुफा से बाहर निकल जाते हैं। चूंकि वे लुढ़कने पर काबू नहीं पा पाते, इसलिए हंटर एक गड्ढे में गिर जाता है जो उसे नर्सकिला के घोंसले में ले जाता है, लेकिन आर्टेमिस उसे ठीक समय पर पकड़ लेती है और उसे बांधने वाली रस्सियों को काटने से पहले उसे वापस ऊपर खींच लेती है, ये दिखाने की कोशिश करते हुए कि वो उसकी दुश्मन नहीं है। वो दोस्ती के लिए उसे थोड़ी चॉकलेट देती है जिसे वो चखता है और उसे उसका स्वाद बहुत पसंद आता है। बदले में वो उसे अपना पानी का बर्तन देता है जिससे वो पानी पीती है और फिर पहाड़ी इलाके के किनारे तक उसके पीछे पीछे जाती है। वहाँ वे थोड़ी बहुत बात करने में कामयाब हो जाते हैं। वे दोनों वापस तूफान में जाना चाहते हैं, लेकिन डियाब्लोस रास्ते में है। आर्टेमिस को लगता है कि उन्हें वापस उसकी मिलिट्री कारों के पास जाना चाहिए और अपने हथियार वापस लाने चाहिए, लेकिन हंटर इससे सहमत नहीं है। राक्षसों के सामने बंदूकें बेकार हैं। इसके बजाय वो उसे अपना प्लान समझाने के लिए नर्सकिला के घोंसले के रास्ते पर ले जाता है। अगर वे एक मकड़ी को मार सकें और उसका जहर ले लें तो वे उसका इस्तेमाल डियाब्लोस को हराने के लिए कर सकते हैं। आर्टेमिस सहमत हो जाती है, इसे एक राक्षस को मारने के लिए दूसरे राक्षस का इस्तेमाल करना कहती है और बिना मन के चारा बनने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही सूरज ढलता है वो पथरीले इलाके के बीच में खड़ी हो जाती है और एक नर्सकिला का ध्यान खींचने के लिए एक आर्मी गाना गाती है। प्लान काम कर जाता है और जब एक मकड़ी आती है तो आर्टेमिस उस जाल की तरफ भागती है जो उन्होंने बिछाया था। नर्सकिला एक रस्सी पर पैर रखता है जो उसे जकड़ लेती है और हंटर इस मौके का फायदा उठाकर अपनी विशाल तलवार के साथ ऊपर से कूदता है और उसके सिर को दो टुकड़ों में काट देता है। वे उसका डंक भी काट देते हैं जिसे वे अपनी गुफा में वापस ले जाते हैं, इससे पहले कि और नर्सकिला उनके पीछे आए। गुफा में एक छोटा सा मजाकिया पल बिताने के बाद हंटर उसे समझाता है कि वे मूर्तियां उसके परिवार की निशानी है जो अब मर चुके हैं। अगले दिन वे अपना प्लान तैयार करना शुरू करते हैं। नर्सकिला के डंक के अंदर का हिस्सा एक तीर के चारों ओर लपेटा जाता है। वे टूटे हुए जहाज के पास एक जाल बनाते हैं और आर्टेमिस को ट्रेनिंग के लिए कवच और हथियार दिए जाते हैं। एक ग्रैपलिंग हुक जैसा है, दूसरा दो तलवारों का एक सेट है जिन्हें एक साथ दबाने पर उनमें आग लग जाती है। जब प्लान को अंजाम देने का समय आता है तो शुरू में ये काफी अच्छा चलता है। वे एक जुगाड़ वाली गुलेल छोड़ते हैं जो एक पीपे को हवा में उछालती है और वो एक टीले के बीच में जाकर गिरता है, जिससे डियाब्लोस उनसे एक सुरक्षित दूरी पर बाहर आ जाता है। आर्टेमिस और हंटर उसकी आर्मी की गाड़ियों की तरफ भागने लगते हैं और डियाब्लोस उनका पीछा करता है, लेकिन उन्हें रुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है जब राक्षस रेत के नीचे छिप जाता है। हंटर चारा बनने का फैसला करता है जबकि आर्टेमिस अपने हथियार लाने जाती है, लेकिन भागने के दौरान वो गलती से अपने परिवार की मूर्तियों वाला पाउच गिरा देता है। जब वो उसे उठाने वापस आता है तो डियाब्लोस बाहर निकलने और उसे टक्कर मारने का मौका उठा लेता है। हंटर बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता और जहरीला तीर सीधे उसकी आंख में मार देता है। इससे डियाब्लोस पागल हो जाता है और भी तेजी से उसके पीछे भागता है, लेकिन आर्टेमिस कार की मशीन गन चलाकर उसका ध्यान भटका देती है। जहर की वजह से डियाब्लोस को चक्कर आने लगते हैं, लेकिन गोलियां अभी भी उसे नुकसान पहुंचाने के लिए काफी नहीं है, इसलिए वो करीब आता है और आर्टेमिस के छिपने के बाद कार को पलट देता है। जब वो बाहर निकलती है तो राक्षस उसका पीछा करना जारी रखता है और हंटर इस बात का फायदा उठाकर उसके सिर पर कूद जाता है और अपनी तलवार उसके सिर के बीच में घोंप देता है। अफसोस तलवार ज्यादा गहरी नहीं जाती, इसलिए डियाब्लोस उसे अपने शरीर से झटक देता है और उसे हवा में उछाल
संभाल देता है जब तक कि वो दूसरी कार से नहीं टकरा जाता। हालांकि अभी भी उसे खत्म करने का एक मौका है, इसलिए आर्टेमिस डियाब्लोस के सिर पर अपना हुक चलाती है ताकि जब वो हिले तो वो उसे भी अपने साथ उठा ले, जिससे उसे उसके ऊपर उतरने में मदद मिले। वो तलवार को और अंदर धकेलती है और जो हंटर ने शुरू किया था उसे खत्म कर देती है और अंततः डियाब्लोस को मार गिराती है। चूंकि हंटर अभी भी बेहोश है, आर्टेमिस कारों से जितना हो सके उतना सामान उठाती है और राक्षस की सख्त चमड़ी का एक टुकड़ा काट कर एक जुगाड़ वाला स्ट्रेचर बनाती है और हंटर को अपने साथ रेगिस्तान में घसीट कर ले जाती है। कई घंटों के बाद हवा तेज होने लगती है और उन्हें खतरे में डाल देती है, इसलिए आर्टेमिस उनके चारों ओर एक टेंट लगाती है और उसके दिल की धड़कन चालू रखने के लिए इमरजेंसी आर्मी किट का इस्तेमाल करती है। रेतीला तूफान आखिरकार चला जाता है, उन्हें रेत में दबा छोड़कर, लेकिन टेंट की बदौलत वे दोनों बच जाते हैं और आसानी से उस टीले से बाहर निकल आते हैं। एक और लंबी पैदल यात्रा के बाद आर्टेमिस और हंटर एक ओएसिस तक पहुंचते हैं, इसलिए वे थोड़ा आराम करने के लिए रुकने का फैसला करते हैं। वो इलाका कछुए जैसे जीवों से भरा है जिन्हें ऑप्सरोस कहा जाता है, जिनके बारे में हंटर बताता है कि वे शाकाहारी हैं, इसलिए उन्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। जब आर्टेमिस पानी पीने के लिए उसके करीब आती है तो सेफालोस नाम का एक और राक्षस उस पर हमला करने के लिए बाहर आता है, लेकिन हंटर अपनी तलवार के तेज वार से उसे मार देता है और बाद में उसे आग पर भून लेता है। दोनों के खाना खाने के बाद रात हो जाती है और वे ओएसिस में अचानक लगी आग से चौंक जाते हैं। एक और राक्षस हमला कर रहा है जो अब तक उनके देखे गए सभी राक्षसों से बड़ा है, राथालोस, जो आग उगलने वाला एक ड्रैगन है। डरे हुए ऑप्सरोस का एक झुंड राथालोस से बचने की कोशिश में भगदड़ मचाता हुआ आता है और हंटर छिपकर भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन आर्टेमिस उनके बीच में जमीन पर गिर जाती है। उसे लगता है कि वह कुचली जाएगी जब अचानक उसके सामने एक परछाई दिखाई देती है। ये एडमिरल है जो ऑप्सरोस को करीब आने से रोकने के लिए आग लगी हुई एक तलवार घुमा रहा है। आर्टेमिस खड़ी होती है और उसकी तरह अपनी दो तलवारों में भी आग जला लेती है, जबकि हंटर एक चट्टान के किनारे तक पहुंच जाता है। वो भी लगभग कुचला ही जाता अगर हैंडलर न होती, जो एक रस्सी से लटकती हुई आती है और उसे उठाकर किनारे से दूर ले जाती है। जब सभी ऑप्सरोस चले जाते हैं तो आर्टेमिस एडमिरल को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वो उसे एक मुक्का मारकर बेहोश करने से ठीक पहले अंग्रेजी बोलकर उसे हैरान कर देता है। कुछ ही देर बाद उसे एक जहाज में एक पिंजरे के अंदर होश आता है, जबकि एडमिरल के लोग उसे देख रहे होते हैं। उन्हें हंटर वहाँ से भेज देता है, जिसे जाहिर तौर पर उसके कैद होने का पछतावा है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। उसके जाने के बाद आर्टेमिस देखती है कि उसके पिंजरे के फर्श पर एक दरवाजा है, इसलिए वो बेंच का इस्तेमाल करके ताला तोड़ती है, दरवाजा खोलती है और छिपकर किचन में घुस जाती है। जब वो एक चाकू चुराने की कोशिश करती है तो वो एडमिरल के बिल्ली जैसे साथी और असली शेफ मालिकों को देखकर चौंक जाती है, जो उसे कुछ नहीं ले जाने देता। तभी हंटर एक अच्छी खबर के साथ आता है, आर्टेमिस अब आजाद है। वो उसे एडमिरल से मिलाने ले जाता है, जो गलतफहमी के लिए उससे माफी मांगता है और उसे ये बताने से पहले कि उसने ऐसा क्यों किया उसकी बेड़ियां हटा देता है। एडमिरल को उसकी दुनिया से डर लगता है और इस बात से कि वो इस दुनिया का क्या हाल कर सकती है। आर्टेमिस पहली इंसान नहीं है जो यहाँ आई है और पिछले लोगों से ही उसने उसकी भाषा सीखी थी। इन सब के लिए स्काई टावर जिम्मेदार है, जो तूफान से घिरे पहाड़ की चोटी पर है। यह एक प्राचीन सभ्यता का अवशेष है जो बहुत ही एडवांस और खतरनाक है। ये प्राचीन लोग जानते थे कि दुनिया के बीच कैसे सफर करना है, लेकिन वे अब खत्म हो चुके हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी उन्हीं पर भारी पड़ गई और एडमिरल को शक है कि इसमें पृथ्वी का कुछ हाथ हो सकता है। वे टावर की जांच करने जा रहे हैं, लेकिन राथालोस एक खतरनाक रुकावट है। एडमिरल शर्त रखता है कि अगर आर्टेमिस उन्हें हराने में मदद करती है तो बदले में वे उसे घर वापस जाने में मदद करेंगे और आर्टेमिस मान जाती है। सुबह सुबह पूरी टीम पहाड़ के लिए निकल पड़ती है और एक लंबी और मुश्किल चढ़ाई के बाद वे टावर तक पहुंच जाते हैं। स्काई टावर लावा पर खड़ा है और उन्हें लगता है कि यही उसे ताकत देता है जिससे वो तूफान को कंट्रोल कर पाता है और उसकी दुनिया के लिए एक रास्ता बनाता है जो काफी डगमगाया हुआ लग रहा है। जैसे ही वे टावर की ओर कुछ कदम बढ़ाते हैं उन्हें जमीन पर कांच के टुकड़े मिलते हैं, जिसका मतलब है कि राथालोस करीब है। एडमिरल के ये याद दिलाने के बाद कि आग उगलने से ठीक पहले ड्रैगन कमजोर हो जाता है, टीम अलग हो जाती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। राथालोस टीम के कुछ लोगों को जला देता है और फिर उनके और टावर के बीच उतरता है। सबसे पहले एडमिरल उस पर हमला करने जाता है। आर्टेमिस और हंटर उसके पीछे जाते हैं। सभी के हथियारों में आग लगी होती है ताकि वे उसे कोई नुकसान पहुंचा सके। टीम के बाकी लोग भी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राथालोस उन्हें दूर धकेल देता है, जबकि टावर अपने आसपास के सभी खास निशानों को रोशन करने लगता है, जो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आर्टेमिस ने अपनी दुनिया में देखे थे। हालांकि वे कुछ वार करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनका हमला राक्षस को गिराने के लिए काफी नहीं होता। राथालोस आर्टेमिस का आग के साथ पीछा करता है जब तक कि उसे चट्टान से कूदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। वो एक पोर्टल में गिरती है और वापस अपनी दुनिया में आ जाती है। एक आर्मी रेस्क्यू टीम उसकी मदद के लिए आती है और कहती है कि वे काफी समय से उसकी यूनिट को ढूंढ रहे हैं। उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर अपने प्लेन में ले जाने के बाद वे उड़ान भरते हैं, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जा पाते। तूफान फिर से उनके ऊपर आ जाता है और राथालोस उड़ते हुए इस दुनिया में आ जाता है। राक्षस प्लेन को तबाह कर देता है और उसे क्रैश कर देता है और फिर बाकी गाड़ियों के पीछे जाता है। उस पर सैनिकों द्वारा चलाई जा रही गोलियों की बारिश का कोई असर नहीं होता और वो उन सभी को आग से जलाकर या उन्हें खाकर मार डालता है। आर्टेमिस, जो प्लेन क्रैश में बच गई है, ये सब देखती है और एक प्लान बनाती है। टूटे हुए प्लेन से 2 फ्लेयर उठाने के बाद वो राथालोस की तरफ भागती है और उसके पंख पर अपना हुक चलाती है और करीब खींचने पर उसे अपने चाकू से वार करती है। इससे वो जानवर पागल हो जाता है और उसने जो किया उसके लिए वो उस पर आग उगलने ही वाला होता है। आर्टेमिस इस मौके का फायदा उठाकर फ्लेयर में आग लगा देती है, जिससे उसका हाथ भी जल जाता है और उसे राथालोस के खुले मुंह में फेंक देती है, जिससे वो अंदर से जलने लगता है। अफसोस, राक्षस को मारने के लिए ये नुकसान भी काफी नहीं है। वो फिर से खड़ा होता है, आर्टेमिस पर हमला करने के लिए तैयार, लेकिन हंटर उसे रोक देता है, जो अपने कुछ विस्फोटक तीर चलाने लगता है। उनमें से एक तीर फ्लेयर के छोड़े गए घाव के रास्ते राथालोस के अंदर चला जाता है और अंततः उस जानवर को मारने के लिए बस इसी आखिरी वार की जरूरत थी। उसके बाद एडमिरल वहाँ पहुँचता है और उसे बताता है कि वे इसलिए आए क्योंकि वे राक्षसों को उसकी दुनिया को तबाह नहीं करने दे सकते थे। स्काई टावर
टावर ने एक और पोर्टल खोल दिया है और उसके ऊपर गोर मैगला नाम का एक राक्षस है। इसलिए आर्टेमिस टावर को तबाह करने और इस सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उनके साथ दूसरी दुनिया में वापस जाने का फैसला करती है। वो हंटर और एडमिरल उस नए राक्षस के पीछे जाते हैं और उसे वापस उसकी दुनिया में धकेलते हैं, जबकि शेफ पाली को भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। उन्हें बिना पता लगे एक लबादा पहने हुए रहस्यमयी परछाई टावर के ऊपर से इस लड़ाई को देखती है।